बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। अब किस नंबर 176 मुलाहिदा फरमाएं। इसी दौरान में ऊपर से वास की पुकारती आवाज़ फिर इनके कानों तक पहुंची। सामने आकर हथियार फेंक दो वरना वहीं ख़त्म हो जाओगे। ये ज़बान तो वास की थी लेकिन अल्फाज बर्क जान वगैरह के थे और ये लोग अपनी सफाकी में यकता थे। इस सफाकी के एक सबूत इन्होंने अभी चंद सेकंड पहले दस्ती बम फेंक कर फराहम कर दिया था। ऐसी मजीद सबूत वो आने वाले मिनटों में फराहम कर सकते थे। ये मुख्तसर सी चट्टान इन्हें ज़्यादा देर बचा नहीं सकती थी। 2-2.5 फुट चौड़े कुदरती छज्जे ने इन्हें फायरिंग की बराह रास्त सर से तो महफूज कर दिया था, लेकिन यहाँ गिरने वाले दस्ती बम की मार से वो कैसे बच सकते थे। ऊपर किनारे पर वास मुसलसल पुकार रहा था और बर्क जान वगैरह की धमकियाँ ट्रांसफ़र कर रहा था। बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। ये बात रुस्तम और नासिर अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो पकड़े गए तो इनकी सज़ा मौत से कम न होगी। इनके हाथों कम अज़ कम एक बंदा तो कत्ल हो ही चुका था और ऐन मुमकिन था कि दूसरा भी चल बसा हो। यहाँ एक दराड़ है लेकिन उसके सामने ये पत्थर पड़ा है। अगर हम इसे किसी तरह छिड़का दें तो हमें आर्जी पनाह मिल सकती है, नासिर ने कहा। लेकिन उसे हिलाने के लिए तो 8-10 बंदे भी काफ़ी नहीं होंगे, रुस्तम ने कहा। अभी रुस्तम का फिक्रा मुकम्मल हुआ ही था कि एक और समात शिकन धमाका हुआ। किनारे पर बहुत सी बर्फ उछली और बारूद की तेज बू फैल गई। यह दस्ती बम ऐन निशाने पर गिरा था। चंद टुकड़े सामने वाली दीवार से टकराए और बहुत से संगरेजे चारों तरफ बिखर गए। रुस्तम ने जल्दी से शरीफ को देखा। वो बाल बाल बचा था, जरी गोशे में दुबकी हुई थी। नासिर ने उसे अपनी ओट में छुपा रखा था। मालिना शायद धमाके के जोर से गिर गई थी। रुस्तम ने आगे बढ़कर उसे देखा, वो मर चुकी थी। बम के एक टुकड़े ने उसके सीने को यूं टेढ़ा था कि फटी हुई जैकेट में से कटी हुई पसलियां दिखाई दे रही थी। गर्म खून बर्फ पर रास्ता बनाता तेजी से गहराई की तरफ जा रहा था। रुस्तम का चेहरा चट्टान की तरह सख्त नजर आने लगा। राइफल पर इसकी ग्रिफ्त मजबूत तर हो गई। अगर मालिना को मारने वाले इसकी जद में होते तो वो यकीनन इस वक्त 8-10 बंदों को ढेर कर देता, लेकिन वो तो इसे दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मालिना की लाश देखकर नासिर भी सख्ता ज़दा खड़ा रह गया। जरी की निगाह जख्म पर नहीं पड़ी थी, ताहम बहते खून को देखकर वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ये जगह उनके लिए चूहे दान साबित हो रही थी। वो बिल्कुल बेबस हो गए थे। अगर शरीफ की जिंदगी का ख्याल ना होता तो रुस्तम और नासिर फिर भी कुछ ना कुछ कर गुजरते, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। गिरने वाला अगला दस्ती बम भी इन चारों के पर खचे उड़ा सकता था। अभी वो सोच ही रहे थे कि एक और दस्ती बम हवा में तैरता इनके सामने से गुजरा और नीचे कहीं टकरा कर फट गया। वो मजीद रिस्क नहीं ले सकते थे। ये बहादुरी नहीं, हिमाकत थी। वो ये लड़ाई हार गए थे। रुस्तम ने जरी का सफ़ेद ऊनी स्कार्फ बंदूक के सिरे पर बांध कर हवा में लहराया। एक तरह से हथियार फेंकने का इशारा था। कुछ देर बाद ऊपर से वास की पुकारती आवाज़ आई, हमने सफ़ेद कपड़ा देख लिया है, तुम अपने हथियारों समेत सामने आ जाओ। रुस्तम और नासिर राइफलों समेत सामने आ गए। बर्फबारी रुकी हुई थी। उजाला अच्छी तरह फैल चुका था। ऊपर से एक लंबा रस्सा चट्टान की खून आलूद बालकुनी तक पहुंच गया। ऊपर किनारे पर दर्जनों राइफल बरदार नजर आ रहे थे। कुल्हाड़ियों के पल भी सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। वास और इसकी जख्मी कलाई पर बंधी हुई सफेद पट्टी तक रुस्तम को दिखाई दी। वास ने पुकार कर कहा, अपनी राइफलें और कुल्हाड़ियां इस रस्से के साथ बांधो और खबरदार अब मजीद होशियारी दिखाने की कोशिश ना करना। फिर वो जरा वक्फा देकर बोला, क्या तुम यहां से और नीचे जा सकते हो? रुस्तम और नासिर चौंक गए। ये आखिरी फिक्रा वास ने मुतरज्जम की हैसियत से नहीं, इनके दोस्त और खैर ख्वाह की हैसियत से बोला था। नहीं, हम नीचे नहीं जा सकते, नासिर ने पुकार कर कहा। तुमने अपने लिए बहुत मुश्किल पैदा कर लिया है। चलो अब क्या हो सकता है, ये जो कहते हैं करना पड़ेगा। वास की आवाज़ लर्ज रही थी। रुस्तम और नासिर ने अपनी राइफलें और दोनों कुल्हाड़ियां रस्से के साथ बांध दी। रस्सा फौरन ऊपर खींच लिया गया। नासिर ने जवान साल डॉक्टर मालिना की लाश एक कपड़े से ढांप दी। वो बेसो हरकत पड़ी थी जैसे कभी जिंदा ही ना थी। वो जब चंद माह पहले रावलपिंडी से होती हुई गोरे के बंगले में पहुंची होगी तो उसे क्या पता था कि अब वो कभी इन पहाड़ों से वापस ना जा सकेगी। वो पहले स्कर्दू से आगे इस बर्फजार में पहुंची थी और फिर कई दुश्वार मराहिल से गुजरकर आज इस बर्फानी छज्जे पर जान हार गई थी। रुस्तम के कानों में मालिना के वो अल्फाज गूंजने लगे जो 4 दिन पहले उसने अजीब जज्बाती अंदाज में कहे थे। उसने रुस्तम का बाजू थाम कर कहा था, थैंक यू रुस्तम। ये थैंक यू उस कोशिश के लिए था जो रुस्तम ने मालिना की जान बचाने के लिए की थी। वो कुल्हाड़ी सौंध कर दीवानावार शूतम खान के सामने आ गया था, लेकिन इस कोशिश के तफैल मालिना की जिंदगी में बस 4-5 दिन का ही इजाफा हो सका था। आज उसके सांस पूरे हो गए थे।
کچھ ہی دیر بعد مزید رسے کنارے سے اس چٹان تک جھولنے لگے۔ کچھ ماہر پاؤندے ان رسوں کے ذریعے نیچے اتر رہے تھے۔ قریباً 2 گھنٹے بعد وہ چاروں کے چاروں اوپر کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ رستم کنارے پر آنے والا آخری شخص تھا۔ جس رسے کے ذریعے اسے اوپر کھینچا گیا تھا وہ ابھی تک اس کے کندھوں اور کمر سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد درجنوں کرخت چہرے والے رائفل بردار موجود تھے۔ رستم نے مڑ کر دور نشیب میں دیکھا۔ دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ نیچے دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ برف کی سفید چادر میں سے دائیں جو سفید سیاہی مائل دبا نظر آ رہا تھا وہ جانسن کی لاش تھی۔ ہنکڑا نکلنے کے بعد وہ قریباً 1.5-2 ہزار فٹ نیچے گرا تھا اور اس کے اعضاء شاید مرغ زریں کے پروں کی طرح ہی بکھر گئے تھے۔ یہاں پاس ہی ایک اور سیاہ ڈبہ بھی موجود تھا۔ وہ بہت غور سے دیکھنے کے بعد ہی دکھائی دیتا تھا یہ ڈاکٹر مالینا کی لاش تھی۔ رستم وغیرہ کو اوپر لانے سے پہلے پاؤندوں نے مالینا کی لاش کو بے دردی سے نیچے لٹکا دیا تھا۔ رستم نے کہا بھر کر رخ پھیر لیا۔ سامنے ایک سٹریچر نما تختے پر شریف کا نیم بے ہوش جسم پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے گرد رسیاں لپٹی ہوئی تھی، سردی سے وہ سفید پڑ رہا تھا۔ جو ہی رستم اوپر پہنچا غضبناک نگاہوں نے اس کا احاطہ کر لیا۔ تاہم برق جان اسے ارد گرد نظر نہیں آیا۔ رستم نے واس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہماری ساتھی کی حالت ٹھیک نہیں، اسے علاج کی ضرورت ہے، تم نے اسے یہاں لا کر سردی میں پھینک دیا ہے۔ واس نے رستم کے فکروں کا ترجمہ کر کے برق کے ایک دراز قد ساتھی تک پہنچا دیا۔ جواب میں خاصا سخت رد عمل ظاہر کیا گیا۔ دراز قد شخص نے آتش فشاں لہجہ اختیار کیا۔ غالباً رستم اور اس کے ساتھیوں کو گالیاں وغیرہ دی گئی تھی۔ ناصر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ واس سے مخاطب ہو کر بولا، ہمیں اس ساتھی کی زندگی کا خیال نہ ہوتا تو تم اتنی آسانی سے ہمارے ہتھیار نہ رکھوا سکتے تھے۔ اب اس کی سلامتی کی ذمہ داری تم پر ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ناصر نے اپنی آہنی بیڑی کو گھسیٹتے ہوئے شریف کی طرف بڑھنا چاہا تو ایک اٹے کٹے شخص نے اسے زوردار دھکا دیا۔ ناصر گر گیا۔ پھر وہ شخص پھنکارتا ہوا نیم بے ہوش شریف کی طرف بڑھا، اس کی پسلیوں پر بے رحمانہ ٹھوکر لگائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ صحت مند شخص وہی نیمان تھا جس کو ریچھ کے کھیل کی وجہ سے رستم کے ساتھ رقابت تھی۔ یہ سارا منظر رستم کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ یکایک وہ سب کچھ بھول گیا۔ ارد گرد موجود لوگوں اور ان کے مہلک اسلحے کی پرواہ کیے بغیر وہ عقاب کی طرح نیمان پر جا پڑا۔ اس کے سر کی طوفانی ضرب نے نیمان کا جبڑا چٹخ دیا اور وہ چل کر دور جا گرا۔ چند سیکنڈ کے اندر رستم نے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا اور پھر نہایت نفرت سے 2 مرتبہ اس کے منہ پر تھوکا۔ نیمان کی گردن رستم کے ہاتھ کے شکنجے میں تھی۔ دفعتاً بہت سے افراد رستم پر پل پڑے، لیکن وہ تو شعلہ جوالا بن گیا تھا۔ وہ برق کی طرح تڑپ کر حریفوں کے نرگے سے نکلا اس سے پہلے کہ کوئی صورتحال کو سمجھتا یا کوئی کچھ کر سکتا۔ رستم نے قریب کھڑے عمر رسیدہ پاؤندے کی کمر سے چھوٹے دستے کی مخصوص کلاڑی کھینچ لی اور اگلے 2-3 منٹ میں گمسان کارن پڑ گیا۔ ناصر تو پاؤں میں بیڑی ہونے کے سبب بے بس ہو گیا تھا، لیکن رستم بے بس نہیں تھا۔ اس نے مزاحمت کا حق ادا کر دیا۔ 5 پاؤندے اس کے مقابل تھے، باقی سب ایک وسیع دائرے کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ وہ سب شش در تھے۔ وہ سب کے سب پیدائشی جنگجو اور لڑاکے تھے، لیکن وہ جس کو برسرے پیکار دیکھ رہے تھے وہ سب سے جدا تھا۔ وہ آسمانی برق کی طرح اپنے حریفیوں کے درمیان چمکا اور لپکا۔ اس نے 3 افراد کو زخمی کر کے گرا دیا، ان میں سے ایک نیم مان بھی تھا۔ اس کی کلاڑی اور کلائی دونوں ٹوٹ گئی تھی۔ پھر یوں ہوا کہ 7-8 افراد بدیل لڑائی میں شریک ہو گئے اور انہوں نے رستم کو چھاپ لیا۔ رستم برف پر گر گیا اور کلاڑی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ نیمان درد اور غضب سے چنگاڑتا رستم پر پل پڑا۔ اس نے بایاں سے رستم کے جبڑے پر طوفانی مکے رسید کیے اور اس کی داڑھی لہو لوہان کر دی۔ رستم کے لمبے بال کم از کم 4 ہاتھوں کی گرفت میں تھے۔ نیمان نے گلے سے آخ کی آواز نکال کر رستم کے چہرے پر تھوکنے کے لیے لعاب جمع کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ تھوک سکتا ایک ٹھوکر اس کے کندھے پر پڑی۔ وہ رستم کی چھاتی سے لڑک کر دور جا گرا۔ نیمان کو ٹھوکر رسید کرنے والا برق جان ہی تھا۔ اس کی ایک آستین ہوا میں چول رہی تھی۔ اس نے گرج کر نیمان سے کچھ کہا۔ رستم کی سمجھ میں 1-2 لفظ ہی آ سکے۔ غالباً اس نے نیمان سے کہا تھا کہ وہ شرم کرے۔ اس نے کئی افراد کے ساتھ مل کر رستم کو پچھاڑا ہے۔ اسے رستم کے منہ پر تھوکنے کا حق تب تھا جب وہ اسے اکیلا گرا تھا۔ رستم کو جگڑنے والے افراد نے اس کے پاؤں میں وہی مخصوص بیڑی پہنا دی جس کے شکنجے سے نکلنا قریباً ناممکن تھا۔ مترجم واس کے ذریعے برق جان اور رستم میں جو مکالمہ ہوا وہ اس طرح تھا۔ برق جان نے رستم کو غضبناک لہجے میں مخاطب کیا، تم نے ہم کو دھوکہ دیا، ہم نے تمہیں لڑائی کے لیے آزاد کیا تھا، تم نے بھاگنے کی کوشش کی۔ میری یہاں کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہمیں یہاں 6 مہینے سے حب سے بے جا میں رکھا ہوا ہے، جبکہ ہمارا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا ہمارا حق ہے اور بھاگنے والوں کو سزا دینا ہمارا حق ہے۔
तुम लोगों को 2 दफा माफ किया जा चुका है, अब नहीं किया जाएगा और अब गुंजाइश भी नहीं है। तुम्हारे यहाँ तो एक पहरेदार खलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो चुका है, तुम्हें पूरी सजा मिलेगी। बरकजान का लहजा आतिशी था। पहरेदार को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था, हमने सिर्फ अपने दिफा में गोली चलाई थी। हमारा निशाना कुत्ते थे, लेकिन गोली इत्तफाकन उसे लग गई। जहां तक भागने की बात है, भागने की कोशिश करना हमारा हक है। अब यह उस वक्त तक इस्तेमाल करते रहेंगे जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है। रुस्तम कहानी लहजा और खरी खरी बातें सुनकर बरकजान खामोश हो गया। वो गहरी नजरों से रुस्तम के सरापा को देख रहा था, जैसे सोच रहा हो कि इस खतरनाक लेकिन बहादुर दुश्मन के साथ क्या सलूक करे। उसकी आंखों से भी शोले निकलते महसूस होते थे। कभी ये आंखें फिक्र में खो जाती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? बरकजान ने पूछा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो कर सकते हो, लेकिन हमारा ये साथी बीमार है, इसके साथ कम अज कम वो सलूक तो जरूर होना चाहिए जो जख्मी और बीमार दुश्मन के साथ किया जाता है। बरकजान चंद कदम चलकर आगे आया और तख्ते पर पड़े शरीफ की तरफ मुतवज्जो हो गया। उसका जायजा लेने के बाद उसने अपने साथियों को कुछ हिदायत जारी की। वो लोग शरीफ को उठाकर रवाना हो गए। नासिर को भी साथ भेज दिया गया। रुस्तम ने जरी को देखा। वो 2 सेहतमंद मुजारी औरतों की गिरफ्त में थी और बुरी तरह कसमसा रही थी। उसकी निगाह का मरकज सिर्फ और सिर्फ रुस्तम था। वो इसकी तरफ आना चाह रही थी, लेकिन मजबूर थी। औरतें उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गईं। रुस्तम को पा बजूला बस्ती की इकलौती खूह की तरफ रवाना कर दिया गया। इसे ले जाने वालों का रवैया सख्त मुआयंदाना था। रुस्तम को खूह के अंदर कैदे तन्हाई में रख दिया गया। ये खूह के अंदर पत्थर की बनी हुई एक नहायत मुख्तसर और तारीक कोठरी थी, बमुश्किल 6x6 की। पानी का एक मटका, एक चटाई और एक फटा पुराना कंबल, ये इस कोठरी का कुल असबाब था। कोठरी के अंदर ही गहराई में जाती हुई एक दरार थी। इस दरार को टॉयलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इस कोठरी की सबसे बड़ी सजा यहाँ की सर्दी थी। रात के वक्त तो ये जगह यकसर बर्फ खाना बन जाती थी। दरहकीकत यहाँ रात और दिन में तमीज सर्दी में इजाफे और कमी ही से की जा सकती थी। रुस्तम एक दफ़ा पहले भी पूरे 1 माह तक इस कोठरी की सहूलतों से फैज़याब हो चुका था, लेकिन वो ये कोठरी नहीं थी। इसी तरह की एक और कोठरी थी। रुस्तम के अंदाजे के मुताबिक ऐसी 3-4 VIP कोठरियां यहाँ मौजूद थी। रुस्तम के कंधे पर जख्म फिर गहरा हो गया। ऊपर से सर्दी की मार भी। कोठरी में नमी मौजूद थी, जिसके सबब चटाई और कंबल भी नम थे। इस नमी के साथ रात गुजारना पुल सिरात पर से गुजरना था और रुस्तम को हर रात ये पुल सिरात पार करना ही पड़ रही थी। इसे अपने साथियों के बारे में कुछ इल्म ना था और ना बाहर के हालात के बारे में। भूख, सर्दी और दर्द के ऑक्टोपस अपने दर्जनों बाजुओं में इसे जकड़े हुए थे। यह अजियत की इंतहा थी। अगर वो इस अजियत को झेल रहा था तो उसकी वजह थी। इसके पीछे कोई तवानाई थी, कोई चेहरा था, एक उम्मीद जो अपने गर्म बाजुओं में इसे सहारा देती थी और कहती थी, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से निकलना है रुस्तम। क्यों? क्योंकि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुरमई शामों, चांदनी रातों और चमकीली सुबह में तुम्हें ढूंढता है। तुम्हें उससे मिलना है, कम अज कम एक बार तो जरूर मिलना है। जी भर कर देखना है और फिर आगे जाने की इजाजत लेनी है। शायद पूरे 4 दिन तक एक दाना उड़कर रुस्तम के मुंह में नहीं गया। चौथे दिन जब गालबन शाम का वक्त था, कोठरी का हनी जंग कालूद दरवाजा खुला और वास अंदर आ गया। आज वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा और कमजोर नजर आ रहा था। अंदर आकर वास ने दरवाजा बंद कर दिया। शरीफ का क्या हाल है? रुस्तम ने छूटते ही पूछा। उसकी जान बच गई है, लेकिन अभी बिस्तर पर ही है। वास ने मदम आवाज में जवाब दिया, जैसे उसे खतरा हो कि आसपास कोई सुन न ले। वास अपने साथ एक छोटी लालटेन भी ले आया था। नासिर ने शरीफ के लिए बहुत कोशिश की है। यहाँ बरकजान के पास कुछ एलोपैथिक दवाएं मौजूद थी। कुछ दवाएं डॉक्टर मारीना के शोल्डर बैग में भी थी। नासिर उन्हीं दवाओं की मदद से कोशिश करता रहा है। इसके अलावा यहाँ की मुकामी नबाताती दवाएं भी इस्तेमाल होती रही हैं। नासिर अब शरीफ के साथ ही है? नहीं, वास ने मायूसी से सर हिलाया। कल उसे भी तुम्हारी तरह की कोठरी में डाल दिया गया है। बाहर के हालात क्या हैं? रुस्तम ने पूछा। तुम अंदर के हालात की बात क्यों नहीं करते? वास की आंखों में आंसू आ गए। मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ कि ये लोग यहाँ कितने ठीक रहते हैं। कुछ की तो 2-3 हफ्ते बाद लाश बाहर आ जाती है, वास ने कहा और गुमसुम होकर बैठ गया। सर्दी उसकी कमजोर हड्डियों में उतर रही थी। कुछ देर बाद वो बोला, जी चाहता है कि कुछ देर के लिए अपनी जैकेट उतार कर तुम्हारे कंधों पर डाल दूं। कुछ देर के लिए तो तुम्हें आराम हो, लेकिन डर है कि किसी को पता चल जाएगा। हम पहले भी बचकर निकल आए थे, अब भी निकल आएंगे। तुम इन बातों को छोड़ो वास, मुझे बताओ कि बाहर क्या सूरत हाल हो रही है।
वास ने उल्टे हाथ से आंसू पूंछते हुए कहा, बरक जान का पलड़ा भारी है। शूतम खान और अरफा खान को मजीद पीछे धकेल दिया गया है। दर हकीकत वो अम्बारगा के सिर्फ एक चौथाई हिस्से पर रह गए हैं, वहां भी उनके पांव टिकते नजर नहीं आते। बरक जान ने अपने दामाद सामी खान को भी उसके बाप की कैद से छुड़ा लिया है। वो सख्त जख्मी हालत में मिला है, ताहम जान बच गई है। आम लोगों की क्या राय है? शूतम खान का बांडा बुरी तरह बीच चौराहे पर फूटा है। बेवा औरत और उसकी बांजी ने वादा माफ गवाह बनकर सब कुछ साफ साफ बोल दिया है। शूतम खान ने 2 औरतों से नाजायज ताल्लुक कायम कर रखा है। पहले उसका ताल्लुक औरत से था। जिन दिनों वो अपनी खास कैफियत में होता ग्यारह में जाता था और उस औरत को बुला लेता था। बाद में वो और भी बेबाक हो गया। उसने लड़की से भी ताल्लुक कायम कर लिया। अब सारे सबूत मिल गए हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग शूतम और अरफा का साथ छोड़ गए हैं। जो बाकी हैं वो भी उलझन में होंगे। हमारे बारे में क्या सोचा गया है? रुस्तम ने पूछा। वास खामोशी से सामने सपाट पथरीली दीवार को घूरता रहा। उसके चेहरे पर दर्द की चंद नई लकीरें नमूदार हो गई थी। क्या कोई बुरी खबर है? रुस्तम ने इस्तफसार किया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, ये लोग अपने ज़ाब्तों के बड़े सख्त समझे जाते हैं। मुझे यहाँ रहते हुए 12 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। मैंने इससे पहले यहाँ कभी इतनी बदअमनी नहीं देखी। अगर ये मालीना वाला वाकया ना होता तो शायद अमनो अमान और इंसाफ का ये बरम और कई बरसों तक बरकरार रहता। मैं नहीं समझता कि बरक जान तुम्हारे फरार और एक मुहाफिज के कत्ल होने वाले वाक़े को किसी सूरत नज़रअंदाज कर सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे अपने करीबी साथियों को जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों को सज़ा हर सूरत मिलनी है। कम अज़ कम जिसके हाथों से मुहाफिज को गोली लगी थी उसे तो ज़रूर मरना पड़ेगा, और गोली मेरे हाथों लगी थी। रुस्तम ने इत्मीनान से कहा, कहीं तुम नासिर या शरीफ को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हो? मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ। हाँ, अगर इन दोनों में से कोई ये इल्ज़ाम अपने सर लेगा तो ये झूठ होगा। इस हवाले से उम्मीद की सिर्फ एक किरण है, और ये किरण भी तब बाकी रहेगी जब तुम तीनों में से कोई बेवकूफ़ी करके ये इल्ज़ाम अपने सर ना ले ले। मेरा मतलब आन जहानी जॉनसन से है। अगर दोनों कुत्तों और मुहाफिज की मौत का जिम्मेदार जॉनसन को करार दे दिया जाए तो तुम तीनों के लिए बचाव की कोई राह निकल सकती है, मगर इसका इम्कान भी 10-15% से ज़्यादा नहीं है। जो कुछ यहाँ हुआ है उसके बाद कानून कायदे और सख्त हो गए हैं। शायद तुम्हें मालूम ना हो, 5 दिन पहले होने वाली लड़ाई में 300 के करीब लोग मारे गए हैं। जिन 30 के करीब लोगों को मौत की सजा दी गई है वो इसके अलावा हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है वास? बरक जान की ज़ाती राय हमारे बारे में कैसी है? तुम तीनों अभी तक जिंदा हो। तुम में से किसी को टिकिया घंटे की टिकिया निकालने की सजा भी नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि बरक जान की ज़ाती राय तुम तीनों के बारे में बुरी नहीं है। खास तौर से तुम्हारे बारे में उसकी सोच मुख्तलिफ थी। तुम जीदारी से रीछ के खेल में हिस्सा लेते रहे हो। फिर तुमने जिस तरह हर खतरे को नज़रअंदाज करके शूतम का रास्ता रोका था उसके दिल पर नक्श है। लेकिन तुम्हारे फरार और मुहाफिज के कत्ल ने सब कुछ उलट पलट कर दिया है। अब यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। रुस्तम ने मौजू बदलते हुए पूछा, जरी तो खैरी से है ना? जरी के जिक्र पर वास के दिल पर जैसे तीर सा लगा। 1 सेकंड में उसकी आंखें भर आई। वो अब नहीं बचेगी। क्या कहना चाहते हो? कल जरगे में 3 गारनियों को बींट चढ़ाने का फैसला हुआ है। उनमें एक जरी भी है। बस्ती के बड़े बूढ़ों का कहना है कि बस्ती पर नऊसत के साए हैं। बदअमनी फैली हुई है। एक दूसरे का खून बहाया जा रहा। इस आफत को टालने के लिए खुसूसी इबादतों और मजहबी रस्मों की ज़रूरत है। इत्तफाक ये है कि रोशनी का सालाना त्यौहार भी करीब आ रहा है। इस त्यौहार में उमूमन 1 या 2 गारनियों को भेंट किया जाता है, लेकिन इस मरतबा 3 लड़कियां जान हारेंगी। जरी शायद इस त्यौहार पर बच जाती, लेकिन 5 दिन पहले जो कुछ हुआ है उसके बाद इसका बचना फिर महाल नजर आता है। उसे भेंट में शामिल कर लिया गया है। ये सारी बातें रुस्तम को अजीब सी लग रही थी, जैसे वो कोई कहानी सुन रहा है या फिल्म देख रहा है। जो कुछ भी था ये वैराना मुल्क का हिस्सा था। या जो कुछ एक कबायली रस्म के नाम पर हो रहा था वो हैरान कुन हद तक बेरहमाना था। क्या यहाँ कभी कोई साफी नहीं पहुंचा? कोई तहकीककार, कोई पढ़ा लिखा शख्स जो यहाँ की खराफात को बाहर की दुनिया पर आश्कारा कर सके, जो लोगों को इन पाउंदा के अजीबो गरीब रहन सहन से आगाह कर सके? रुस्तम को यूं लगा जैसे ये भी पीर कुदरत वाली जाहिलियत का एक रूप है। ये जाहिलियत और तोहम परस्ती एक 1000 शाखे दरख्त की तरह है जिसने हर खित्ते और हर मिजाज के लोगों पर अपना जहरीला साया फैला रखा है। किस सोच में खो गए हो? वास ने तकलीफ के अंदाज में पूछा। कब है ये त्यौहार? रुस्तम ने पूछा। 3 महीने बाद, लेकिन 10-15 दिन बाद इस त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाएगी। मुकामी लोग इस त्यौहार को बहुत अहमियत देते हैं। इसकी तैयारियों का आगाज एक बड़े जुलूस की सूरत में किया जाता है।
इस मरतबा हालात ख़राब हैं। मुमकिन है कि जुलूस ना निकाला जाए, मगर 10 सुहागनें गर्म पानी के चश्मे में नहाकर पाक आबूक पर अल्पाइन के फूल निछावर करेंगी। ये भी यहाँ की एक रस्म है। लानत है यहाँ की रस्मों पर। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। वास, क्या वाकई जीती जागती लड़कियों को मजहब के नाम पर ज़बह कर दिया जाता है? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? क्या तुमने मरी के पहाड़ों में गोरे के बंगले के अंदर लोगों को ज़िबा होते नहीं देखा था? शायद तुम ठीक कह रहे हो, रुस्तम ने तासिफ से कहा। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, क्या इन बदकिस्मत लड़कियों को मेरा मतलब है कि इन्हें गोली मार दी जाती है या ज़िबा किया जाता है? इनकी गर्दनों पर पाक कुलाड़ी का नीम गोल फल छुरी के अंदाज में चलाया जाता है। शुरू में ये सब कुछ सरेआम होता था, मगर अब 30-40 बरसों से ये सब कुछ राजदारी से 4 दीवारी के अंदर होता है। गानियों की जान लेने से पहले उनको एक नशावर मशरूब पिला दिया जाता है। वो नीम बेहोश हो जाती हैं। बाद अज़ां उनके खून आलूद कपड़ों की नुमाइश की जाती है। लेकिन तुम मुझसे ये सब कुछ पूछकर मेरी अज़ियत में इजाफा क्यों कर रहे हो? मैं माफ़ी चाहता हूँ वास, मुझे वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं तुम्हारी भतीजी के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। क्या उसकी जान बचने का कोई रास्ता है? कोई नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, वास ने तासिफ से कहा। और रुस्तम, तुम कर भी क्या सकते हो? तुम तो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम बुरी तरह फंस गए हो। शायद तुमने जल्दबाजी से काम लिया है। मैंने तुमसे कहा भी था कि ज़रा तहम्मुल रखो। अगर तुम लोग बरकजान की तरफ से लड़ाई में हिस्सा लेते और अच्छी कारकर्दगी दिखाते तो तुम्हारे लिए हालात मज़ीद साजगार हो सकते थे। तुम्हें बहुत सी छूटें मिल सकती थी। फिर तुम उन छूटों का फ़ायदा उठाकर किसी और मुनासिब मौके पर कोशिश कर सकते थे। अब देखो, मालिना भी गई, जॉनसन भी मारा गया। मैं भी इस सद में आने से बाल बाल बचा हूँ और तुम इस चूहे दान में आ फंसे हो। अब तुम उस बेचारी की क्या मदद करोगे? रुस्तम ने सर दीवार से टेक लगाकर एक तवील सांस ली और अपनी कोठरी को देखकर अजीब लहजे में बोला, ये चूहेदान ज्यादा देर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता वास। ये पाउंदे अपनी जंजीरें जितनी भी मोटी कर लें, एक दिन हमने इन्हें तोड़ जाना है। हमारी कोशिश अभी ख़त्म नहीं हुई, ये लड़ाई अभी जारी है। तुम बिल्कुल हमारी फिक्र ना करो। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि क्या कोई ऐसी सूरत है जिसमें जरी की जान बच सके? नहीं, तुम भूल रहे हो वास। तुमने एक दफ़ा बताया था कि एक लद्दाखी गारनी की जान बख्शी भीड़ से चंद दिन पहले हो गई थी। वो कैसे हुआ था? वास चौंक कर रुस्तम की तरफ देखने लगा। फिर बुझे बुझे से लहजे में बोला, वो उम्मीद से हो गई थी। भीड़ चढ़ाई जाने के लिए गारनी का कंवारा होना ज़रूरी है। गारनी को छूना एक बहुत बड़ा गुनाह था। इस गुनाह की पादाश में नौजवान पाउंदे ही को नहीं, उसके पूरे घर को मौत का मुंह देखना पड़ा था। उसके माँ बाप, उसके भाई बहनों को मकान के अंदर जिंदा जला दिया गया था। 7 अफराद मौत के घाट उतरे थे। यहाँ किसी गारनी की तरफ नजरे बद से देखना ऐसा भयानक जुर्म है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। रुस्तम कुछ देर अजीब नजरों से वास को देखता रहा। फिर बोला, वास, अगर हम में से कोई जरी के साथ शादी कर ले तो फिर? मेरा मतलब है कि मैं, नासिर या शरीफ। वास ने फटी फटी नजरों से रुस्तम को देखा। उसका जिस्म लरजने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि तुम अपने हवास में नहीं हो। मैं अपने हवास ही में हूँ वास। वास बिदक कर खड़ा हो गया। उसने डरी डरी नजरों से दरवाजे को देखा, जैसे उसे अंदेशा हो कि कोई साहनी तख्ते के साथ लगा खड़ा होगा। फिर वो रुस्तम की तरफ मुड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी बातों में दीवानापन नजर आ रहा है। शायद इस कोठरी का अंधेरा तुम्हारे ज़हन पर असर कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है वास, तुम मेरी बात पर गौर करना, और इसके अलावा कोई बेहतर रास्ता तुम्हारे ज़हन में हो तो वो मुझे बताना। जरी को मरना नहीं चाहिए। तुम किस दुनिया में बस रहे हो रुस्तम? तुम्हारा क्या ख्याल है, बरकजान तुम्हें सही सलामत छोड़ देगा? रुस्तम ने अजीब आहंग में कहा, मैंने भी दुनिया देखी है वास। बरकजान हमें जिंदा रखेगा और सही सलामत भी रखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसके लिए 1-2 सख्त शर्तें रखे, और मुझे उम्मीद है कि 4-6 हफ्ते के अंदर वो हमें यहाँ से निकाल कर तुम्हारी मौजूदगी में हमसे बातचीत करेगा। मुझे 95% यकीन है कि ऐसा ही होगा। रुस्तम के एतमाद ने वास को जरा सा मरूब कर दिया। बोलती हुई नजरों से रुस्तम के चेहरे का जायजा लेता रहा। रुस्तम बड़े इजी मूड में आ गया। दीवार से टेक लगाते वो बोला, अब तुम बताओ, तुम यहाँ किस मकसद के लिए आए हो? मेरा मतलब है तुम्हारे आने का असल मकसद। क्या मकसद? तुम्हारे उस लंबू दादा बरकजान को अंदेशा है कि जॉनसन की तरह कुछ और लोग भी होंगे जो यहाँ से चुपके चुपके फरार होने के तरीके सोच रहे होंगे। उसने तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर मेरे पास भेजा है कि तुम मुझसे कुछ छुपवाओ। अगर मैं कुछ छुपाने की कोशिश करूं तो फिर मुझे धमकाओ। नासिर शरीफ की जिंदगी का हवाला देकर मुझे राय रास्त पर लाने की कोशिश करो। मैं गलत तो नहीं कह रहा?
واس نے قدرے حیرت سے رستم کو دیکھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولا، تمہارا اندازہ کافی حد تک درست ہے، اب بتاؤ میں جا کر اسے کیا جواب دوں؟ میری جان بھی لے لو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں ہوں۔ رستم نے نہایت سنجیدگی سے کہا اور تب خولے سے مسکرا دیا۔ واس کے چہرے پر ابھی تک حیرت جمی ہوئی تھی۔ تم اور ناصر کیا چیز ہو رستم؟ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ ان دونوں کے درمیان 10-15 منٹ مزید بات چیت ہوئی۔ واس کو رستم کی حالت اظہار پر بہت تشویش ہو رہی تھی، خاص طور سے جہاں کی سردی نے اسے دہلا دیا تھا۔ جاتے جاتے واس نے رستم سے کہا، تمہارا کھانا آج بحال کر دیا جائے گا، بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں کھانا آ جائے گا۔ میں تمہیں ایک چھوٹا کمبل بھجوانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میرے حصے کا کمبل ناصر کو بھجوا دینا۔ نہیں، ابھی اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ 4-5 دن تک اسے کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اس کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہ اوپر والا اسے ہمت دے۔ اور پھر واس اپنی لالٹین کی خوشنما روشنی سمیت چلا گیا۔ رستم اس تاریکی سیلن اور جان لیوا ٹھنڈک میں تنہا رہ گیا۔ اس کی دال روٹی بحال ہو گئی تھی اور ایک برا بھلا کمبل بھی مل گیا تھا، لیکن آزادی نہیں تھی۔ آزادی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ قید تنہائی انسان کے اعصاب کو توڑ دیتی ہے، اس کی آواز بکھرنے لگتے ہیں۔ شاید رستم سیال کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن وہ کوٹری میں اکیلا نہیں تھا۔ رنگ والی کی رنگ رنگیلی شانی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ ایک پرحرارت خوشبو کی طرح ہر وقت اس کے ارد گرد رہتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، اس کے سر کے لیے اپنے زانوں کا تکیہ بناتی تھی، اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتی تھی، پھر جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ سے عشق کرتی ہوں، آپ بھی مجھ سے کرتے ہیں نا؟ ہاں، میں بھی آپ سے عشق کرتا ہوں، وہ کہتا تھا، اور اس کی آنکھوں کی نمی اس کی تصدیق کر دیتی تھی۔ وہ اس کی نم آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر اس کے ٹھٹرتے ہوئے چہرے کو اپنے مہربان جسم کے خم میں چھپا لیتی تھی۔ رات ہوتی تھی اور اس کی سرد کوٹری سرد تر ہو جاتی، پھر دن چڑھتا اور تھوڑی سی حرارت لوٹ آتی۔ حرارت اور ٹھنڈک ایک دوسرے کے تعاقب میں رہے، وقت دھیرے دھیرے آگے کو سرکتا رہا۔ باہر کیا ہو رہا تھا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ باہر کی دنیا سے اس کا تعلق بس ایک ہاتھ کے ذریعے تھا۔ یہ ہاتھ اسے دن میں 2 بار کھانا پہنچاتا تھا اور 2 بار خالی برتن واپس لے جاتا تھا۔ صرف ایک دن کھانا لانے والے سے اس کی تھوڑی سی بات ہو پائی تھی، وہ اچھا کھانا لایا تھا۔ رستم کے پوچھنے پر اس نے 2-3 فکریں بولے۔ ان فکروں میں بس 2-3 الفاظ ہی رستم کی سمجھ میں آ سکے۔ اسے اندازہ ہوا کہ بستی میں روشنی کا تہوار قریب آ رہا ہے اور مختلف تقریبات ہو رہی ہیں۔ کبھی کبھی وہ تنہا بیٹھا بے قرار بھی ہو جاتا تھا، اس کی بے پناہ برداشت میں دراڑیں پیدا ہو جاتی۔ وہ اپنے قفس میں زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑانے لگتا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ ان سنگلاخ دیواروں کو پاش پاش کرے، جہاں سے نکلے اور اپنی بیوی کے پاس پہنچ جائے۔ وہ بے چین ہو کر اپنی مختصر ترین کوٹری میں ٹہلنے لگتا۔ 3 قدم دائیں، 3 قدم بائیں، پھر 3 قدم دائیں، پھر بائیں۔